चलिए, सो वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक फोर्सेस डेंसिटी प्रेशर। इस चैप्टर में हमारे पास तीन सेक्शंस हैं। अ सेक्शन जिसके अंदर हम फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, अ सेक्शन जिसके अंदर छोटा सा सेक्शन जिसमें डेंसिटी एंड प्रेशर को डिस्कस करेंगे। अच्छा, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन फोर्सेस एंड डायनेमिक्स, मतलब ऐसा देखा गया कि हम लोग ओ लेवल्स के अंदर जब पढ़ते थे तो डायनेमिक्स का ही जो चैप्टर होता था वो फोर्सेस फोर्सेस का डायनेमिक्स मतलब सब कुछ होता था। तो अगर हम डायनेमिक्स पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो फोर्सेस क्या नया लेकर के आ रहा है। तो फोर्सेस के अंदर आप इन जनरल फोर्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस वो देखेंगे। फोर्सेस के सर्टेन इफेक्ट्स आप देखेंगे। जैसे सबसे पहले जो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस से स्टार्ट करूंगा। ये स्टार्ट बेसिकली अक्सर मेरे लेक्चर्स के अंदर ही मैं इसको स्टार्ट करता था बाय रिजल्टेंट फोर्सेस। पुली वाले कुछ केसेस होते थे उनसे करता था, लेकिन थोड़ा सा काफी अरसे से वही सारी चीजें चल रही थी, एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट फोर्स, ये सब। तो जस्ट फॉर अ चेंज इन थोड़ा सा एनवायरनमेंट मैं इसको टर्निंग इफेक्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ इस दफा। ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे इसको। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक टॉपिक है हमारे पास। फिर वेक्टर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, बैलेंस एंड बैलेंस फोर्सेस रिलेटेड, जिसको मैंने पुली केसेस का नाम दिया था, तो वो इसके अंदर हम देखेंगे। फिर एक से दो स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ फोर्सेस हैं जो कि हम लोगों ने, जैसे विस्कस ड्रैग, हमने अपथ्रस्ट फोर्स को समझना है। ये सारी चीजें समझ लेने के बाद विल मूव टुवर्ड्स द डेंसिटी एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द प्रेशर। ठीक है, तो मल्टीपल चीजें हैं। ठीक है, इसलिए चैप्टर शायद थोड़ा सा बहुत ज्यादा लगे, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल सब टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं आपके पास। ठीक है, सो विल बी स्टार्टिंग विद टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। सबसे पहले टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। अच्छा, ये ओलम्स में भी देखा होगा, याद होगा, बड़ा मजेदार किस्म का सा एक टॉपिक है ये। ठीक है, तो समझने के वैसे ही कुछ दो तीन चीजें ऐड हो गई हैं और मजेदार सी चीजें ऐड हो गई हैं सॉल्व करने में। स्लाइटली मैं बहुत चैलेंजिंग कहूंगा, बहुत स्लाइट चैलेंजिंग है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा मजेदार किस्म का सा आपके पास ये टॉपिक आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज अ टर्निंग इफेक्ट बाय अ फोर्स। देखिए, फोर्स के सर्टेन इफेक्ट्स थे हमारे पास, फोर्स के सर्टेन एक्शन थे हमारे पास, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में देखे। हमने देखा by the action of a force, a moving object can be stopped, a stationary object can be moved, a moving object can be accelerated, decelerated, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। दैट वाज रिलेटेड टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन फोर्स का एक एक्शन ये है कि विद द हेल्प ऑफ अ फोर्स, बाय द एक्शन ऑफ अ फोर्स, एन ऑब्जेक्ट मे बी रोटेटेड, may be turned about an axis about a single point. When an object is rotated about a single point by the action of a force, the phenomena is basically referred as turning effect of a force. ऐसा होता कब है? ऐसा होता उस वक्त है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सिस्टम है, दैट इज पिवटेड, हिंज्ड या फिर हेल्ड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ओनली, और फिर उस पॉइंट से, उस पिवटिंग पॉइंट से, उस हिंज्ड या फिर हेल्ड पॉइंट से एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर एक ऐसी फोर्स लगे जो कि उसको मूव करवाए। अब पूरा पूरा बॉडी मूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक दिस वाज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं इसको नॉर्मली मूव करता हूँ, इट इज फ्री टू मूव, कहीं से हेल्ड अप नहीं हुआ हुआ, तो इट इज इजी टू मूव एंड ट्रांसलेट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको एक सर्टेन पॉइंट से ऐसे फिक्स कर लूं कि it is hinged or pivoted at this point. Now, if a force is being applied at a distance, a far distance, maybe a close distance, but a significantly far distance from this pivoting point, तो पूरी बॉडी मूव करेगी, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं, ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा। एज अ रिजल्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है जिसके ऊपर ये फोर्स लगी थी, जो इस सिचुएशन के अंडर आया हुआ था, वो रोटेट तो नहीं, वो मूव तो नहीं कर पाएगा, अलबत्ता वो रोटेट करना शुरू कर देता है ना। रोटेशन का जो एक्सिस रहता है वो यही पॉइंट रहता है जिसको हम पिवट कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट द पिवट या अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, अच्छा, सिंस इट्स अ रोटेशन, तो रोटेशन की डायरेक्शन इट्स ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। This effect of a force is basically referred as turning effect. So turning effect is a phenomena, that a required phenomena for the rotation of any object. ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है, द रिक्वायर्ड फिनोमेना फॉर रोटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ये इसमें थोड़ी सी डिटेल शामिल है।
तो पहले थोड़ी सी जो बेसिक बात हमने की उसको जॉट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो मैंने कहा इफ एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड, आप साथ साथ लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड या फिर टर्न about a fixed point by the action of a force, the phenomena is referred as turning effect of a force। ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स बेसिकली एक फिनोमेना का नाम है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी एंड फिजिकल फिनोमेना आर टू डिफरेंट थिंग्स, तो वो अभी इसमें यहाँ पे आपने गौर करना है। अब इसकी मैथमेटिक्स क्या कहती है या फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है, जरा गौर से समझेंगे। देखिए, मैंने कहा फॉर एग्जांपल हमारे पास देयर इज एन ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का, ठीक है, और दैट ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी, अच्छा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा बन गया है। मैंने कहा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, फॉर एग्जांपल अ डोर हिंज और समथिंग, ठीक है, एंड इट वाज पिवटेड एट अ सर्टेन पॉइंट, लेट्स से ये वाला पॉइंट हो गया, दिस इज द हिंज पिवट रोटेटेबल पॉइंट, आप इसको कुछ भी बोलो, ठीक है। अक्सर जगहों पे फलक्रम वगैरह का भी नाम दिया गया है इसको। तो मैंने कहा कि दिस इज द पॉइंट जहां से वो रोटेशन परफॉर्म कर रहा है और उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, a force that is supposed to be at a distance from that turning point। ठीक है, इसको मैंने, इस पॉइंट को हम पिवट का नाम देते हैं। ठीक है, और हम मेजर करते हैं डिस्टेंस पिवट से। किस चीज के लिए मेजर करते हैं वो भी समझ लेंगे। मैंने कहा अ डिस्टेंस इज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द पिवट, कहां तक मेजर किया जाएगा, अप टिल द पॉइंट जहां पर फोर्स लग रही है। तो बेसिकली हम इसको बोलते हैं फोर्स से पिवट तक का डिस्टेंस। ठीक है, मैंने कहा दिस डिस्टेंस, इसको मैं रेफर कर रहा हूं एज डी। सो द फोर्स एंड द डिस्टेंस एंड द पिवट मस्ट हैव अ डिस्टेंस, सफिशिएंट डिस्टेंस, मतलब अगर कोई फोर्स जो है पिवट के ऊपर लग रही होगी तो वो टर्निंग इफेक्ट नहीं कर पाएगी। अगर ऐसी कोई सिचुएशन मौजूद है तो सच would result in a turning effect like this। ठीक है, कुछ इस तरह का। अब यहाँ पे हम इसको टर्निंग इफेक्ट को डेफिनेटली, अगर कोई आपके पास फिनोमेना है तो वी नीड मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर दैट, उसको क्वांटिटेटिवली एनालाइज करने के लिए। तो क्वांटिटेटिवली हम एनालाइज जिस फिजिकल क्वांटिटी से हम करते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को हम नाम देते हैं मोमेंट का। ठीक है, मोमेंट को आप डिफाइन करते हो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मोमेंट है क्या। ठीक है, तो मैंने कहा कि अ टर्निंग इफेक्ट, a turning effect is measured by a physical quantity referred as
मोमेंट, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मोमेंट एंड मोमेंटम में, लेकिन आई होप अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी ओ लेवल्स के अंदर भी, तो होपफुली इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ना। व्हाट मोमेंट इज, मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर होना जरूरी है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन। ये लाइन ऑफ एक्शन क्या चीज है वो बता रहा हूं। लाइन ऑफ एक्शन इज एक्चुअली द पॉइंट जहां पर फोर्स लग रही है फ्रॉम द पिवट। तो इस टर्निंग इफेक्ट को बेसिकली आप मेजर किस तरह कर रहे हो, इस टर्निंग इफेक्ट को आप मेजर कर रहे हो मोमेंट से, राइट। अच्छा, मोमेंट से आप किस तरह मेजर करेंगे इसको, मैंने कहा हमने इसको मेजर किया, मैंने कहा मोमेंट है हमारे पास F इंटू डी। अब ये F क्या है, डेफिनेटली द फोर्स, ठीक है, जो फोर्स हमारे पास लग रही है। D इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पिवट एंड द लाइन ऑफ एक्शन। देखो लाइन ऑफ एक्शन, आप इस पूरी इमेजिनरी लाइन को कह रहे हो जिस एक्सिस के ऊपर आपके पास फोर्स लग रही है। सादा लफ्जों में इसको बोलते थे पिवट से फोर्स तक का जो एक डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, दैट इज द डिस्टेंस टू बी कैलकुलेटेड, या दैट इज द डिस्टेंस जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन फाइंडिंग आउट द मोमेंट, ठीक है। बहुत जगहों पे हम अभी भी ऐसा देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के अंदर जहां पे हमें एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा होगा कि जी परपेंडिकुलर फोर्स कहां से कहां तक मेजर की जाएगी, कोई लिंक ही नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो वहां पर हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस डज मीन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पे एक एग्जांपल आपको समझा दूं कि लेट्स से ये पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन था, वहां से मैं हेल्प आउट दे रहा हूं। अगर मैं कहूं कि देयर वाज समथिंग रोटेटेबल, कुछ इस तरह का एक लेवर है, ये पास्ट पेपर के अंदर एक सवाल है, वो हम देखेंगे भी, ठीक है। ये इसका पिवट है, ठीक है, और जो फोर्स लग रही है वो आपके पास लेट्स से यहां लग रही है, ठीक है। द फोर्स ये है। अब यहां पे अगर मुझे टर्निंग इफेक्ट निकालना होगा इस फोर्स का, तो देखो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो आपके पास ये पूरी लाइन है, ठीक है। दिस एंटायर लाइन इज द लाइन ऑफ एक्शन। अब अगर आप अपनी कन्वेंशंस को देखोगे जो बचपन से पढ़ते हुए आते हो, आप ये देखिए, सर कोई डिस्टेंस ऐसा बन ही नहीं रहा यहाँ से यहाँ तक का। तो हम लाइन ऑफ एक्शन को इसलिए डिफाइन कर देते हैं कि देखो पिवट से लाइन ऑफ एक्शन तक का जो एक डिस्टेंस आपके पास बन रहा है वो एक्चुअली ये बन रहा है। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा या मेजर किया जाएगा, वो ये डिस्टेंस है पिवट से, जिस पॉइंट पर पिवट मौजूद था वहां से आपने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर किया। So this would be F into D। यहाँ पे रोटेशन अगेन अकॉर्डिंग टू दी डायग्राम इत्तेफाकन दोबारा आपके पास ये इस डायरेक्शन में जो कि एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। सो द रोटेशन इज इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि रोटेशन की बात हो रही है, इन दो डायरेक्शंस के अलावा और कोई डायरेक्शन हमारे पास है नहीं। तो मैंने कहा हम मोमेंट को डिफाइन करते हैं एज F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अच्छा, इसका जो यूनिट है दैट इज न्यूटन मीटर
ये ऐसा ही यूनिट जरूर है, बहुत सारी जगहों पे क्वेश्चंस के अंदर देखोगे न्यूटन सेंटीमीटर भी होता है आपके पास, ठीक है, न्यूटन मिलीमीटर भी होगा, क्वेश्चंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा, लेकिन जब ऐसा यूनिट लिखना होगा तो हम न्यूटन मीटर के अंदर ही लिख रहे होंगे। जहां कन्वर्जन करनी होगी वहां हम कन्वर्जन करेंगे, जहां कन्वर्जन नहीं करनी वहां डेफिनेटली हम कन्वर्जन नहीं कर रहे होंगे। अब वो कौन कौन से केसेस है जहाँ पे कन्वर्जन करनी है, जहाँ पे नहीं करनी, वो देखते हैं ना। क्या परपेंडिकुलर होना लाजमी है? यस। अगर परपेंडिकुलर ना हो तो क्या किया जाएगा, वो यहाँ पे देखें। पहली चीज हमने देखी, जो बेसिक आइडिया है, एक लीवर था उसके ऊपर फोर्स लग रहा था, हमने एफ इंटू डी कर दिया। व्हाट इफ लीवर कुछ इस टाइप का था जहां पे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बन रहा था, तो वहां पे हम लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो देखो, जरूरी नहीं है कि जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है वहां से पिवट का कोई ही डायरेक्ट रिलेशन बनाओ, नहीं, जबरदस्ती नहीं जोड़ना आपने, पूरी लाइन ऑफ एक्शन का आपके पास एक पूरा पाथवे होता है ना। व्हाट इफ के अगर मैं इस तरह का बोलूं कि इसी टाइप की एक सिचुएशन थी, लेकिन जो फोर्स लग रही थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी हमारे पास। कैसे? अगर मैं कहूं कि लेट्स से कि दिस इज द सिमिलर सिचुएशन, ये है मेरे पास, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब जो मैं फोर्स लगाऊंगा तो उसको देखो, मैं किस तरह फोर्स को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये पूरा मेरा लाइन ऑफ एक्शन हो चुका हुआ है, ठीक है, और जो फोर्स है वो मैंने कहा व्हाट इफ परपेंडिकुलर नहीं लग रही। अगर परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लग रही तो क्या टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा? टर्निंग इफेक्ट तो तब भी होता है। बहुत दफा हम दरवाजा खोलते हैं बंद करते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी दरवाजा खोलते वक्त मेरा जो हाथ है वो दरवाजे से बाकायदा 90 डिग्री का एंगल रखता है, वो बातों पर हम ऐसे ही बंद कर देते हैं, टर्निंग इफेक्ट तो वहां पर भी होता है। तो फर्क किस चीज के ऊपर पड़ता है कि अगर आपके पास एंगल चेंज हो। तो देखो, अगर मैं कहूं कि फोर्स लेट से इस डायरेक्शन में लग रही थी, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब ऐसे में क्या करेंगे हम? देखो, अब ऐसे में इतना तो आइडिया बहुत अच्छे से हो गया होगा कि जहां पर भी फोर्स या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कोई एंगल इख्तियार कर लेती है तो वहां पर हम बना देते हैं उसके कंपोनेंट्स, ठीक है। तो मैंने कहा इस एक्सिस के अकॉर्डिंगली मैं इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दूंगा, कि मेरे पास जो फोर्स थी, माय फोर्स वाज इंक्लाइंड अप टू अ सर्टेन एंगल थीटा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ थीटा, मेरे पास इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक इस फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ठीक है, जिसको मैं एफ साइन थीटा कहूंगा, ठीक है। और एक मेरे पास होगा इसी फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, जिसको मैं एफ कॉस थीटा कहूंगा। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो एफ कॉस थीटा, जो ये मैंने फोर्स बनाई एफ कॉस थीटा, इस एफ कॉस थीटा का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पिवट से गुजर रहा है। तो अभी जैसे मैंने मेंशन किया था थोड़ी देर पहले कि एनी फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दी पिवट, मतलब जिसका लाइन ऑफ एक्शन एग्जैक्टली पिवट से गुजर रहा हो, उसका उस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। सो दिस एफ कॉस थीटा इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन टर्निंग इफेक्ट, मतलब ये इस फिनोमेना का हिस्सा नहीं है। इसका जॉब कुछ ना कुछ और होगा, लेकिन टर्निंग इफेक्ट नहीं है। अब वो जॉब क्या होगा, आ, वो थोड़ी देर बाद देख लेंगे, मतलब आगे लेक्चर्स में नजर आएगा। वैसे वाज़िह तौर पर है कि वो पिवट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा जिसको पिवट भी बैलेंस आउट कर रहा होगा, लेकिन एफ साइन थीटा इज द रिस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर द टर्निंग इफेक्ट ओवर हियर। तो अगर मेरे पास, पहले तो मैं इस बात को लिख लूं पहले, उसके बाद फिर हम इसको इसकी इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। मैंने कहा कि अब अगर मैं यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट निकालूंगा, ठीक है, तो वो एफ की जगह एफ साइन थीटा लिखा जाएगा इनटू द डिस्टेंस। एंड इक्वली गुड, मैं इसको एफ इंटू डी साइन थीटा भी लिख सकता हूं। तो एक चीज समझ में आई कि अगर मैं अपने साइन थीटा के रिलेशन को चेक करूं तो साइन का जो ग्राफ होता है वो मेरे पास साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। अगर मेरे पास एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, अगर मेरे पास थीटा इज 90, मतलब परपेंडिकुलर है जो हमने बचपन से पढ़ा था, तो आपके पास साइन थीटा 1 होगा,
तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो मोमेंट है, जो टर्निंग इफेक्ट है, वो मैक्सिमम है। एंड अगर इधर वे कोई कहानी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास थीटा जो है वो जीरो है, मतलब पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास साइन थीटा भी जीरो हो जाएगा, एंड मोमेंट इवेंचुअली आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री, अगर एग्जैक्ट जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 90 डिग्री नहीं लग रही, तो टर्निंग इफेक्ट तो होगा, बट अ लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट हमें मिलने वाला है। नाउ व्हाट डज लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट मींस? अगर मैं सादा लफ्जों में इसको समझाऊं तो आप ये देखें कि परपेंडिकुलरली किसी चीज को खोलना ज्यादा आसान है बनिस्बत कि उसको एट ए सर्टेन एंगल के थ्रू हम उसको बंद कर रहे हैं। अगर मेरा एंगल बहुत ही ज्यादा कम था, बहुत ही लो एंगल था, तो उसको रोटेट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही होती है। ठीक है, अब ज्यादा फोर्स क्यों लगानी पड़ रही होती है वो देखते हैं। अच्छा, क्या जरूरी है कि फोर्स एक सर्टेन एंगल के ऊपर हो तो ही मैं ये काम कर सकता हूं? अब लेट्स से एक ख्याल आया कि भाई फोर्स एट एन एंगल नहीं थी, सिचुएशन ही थोड़ी सी ट्विस्टेड थी। सिचुएशन ऐसी थी, चलो अब इस सिचुएशन को जरा यहां समझिएगा। लेट्स से कि फोर्स जो लग रही है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही लग रही है, ठीक है ना, फोर्स इज नॉट एट एन एंगल, फोर्स एक्स एक्सिस के ऊपर लग रही है, ठीक है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो एंगल्ड है। मतलब मेरे पास लेट्स से कि जो पिवट से पॉइंट ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एक्शन का जो एक डिस्टेंस बन रहा था, उसको फॉर एग्जांपल मैंने नाम दिया डिस्टेंस डी का, जो कि आपके पास कुछ इस तरह का था, ठीक है, ये डिस्टेंस था। अब एंगल पे फोर्स एंड डिस्टेंस दोनों ही चीजें आ गई हैं, लेकिन इंक्लाइन जो है वो आपके पास वो लीवर है, वो आर्मेचर है जिसके ऊपर एक्चुअली आप फोर्स लगा रहे थे। अब ऐसे में क्या करूंगा, देखो मैं चाहूं तो फोर्स का यहाँ पे कोई कंपोनेंट बना लूं, और अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस का कंपोनेंट बना लूं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा बिल्कुल हम कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप जो है वो फोर्स को ही कंपोनेंट में ब्रेक करें, आप डिस्टेंस को ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहूँ जिस तरह मैंने लिखा, दिस इज डिस्टेंस, मैंने कहा दिस इज द डिस्टेंस, और फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस एट एन एंगल, जो भी ऑब्जेक्ट था हमारे पास वो एट एन एंगल इंक्लाइन हो रखा हुआ था हमारे पास, ठीक है, कुछ इस तरह एंगल मैं यहां से रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, ये थीटा था, तो मैं इसको कह सकता हूँ डी साइन थीटा। तो अब जनाब इसका रिलेशन दोबारा 90 डिग्री पर आ गया। तो मैंने यहाँ पे इस दफा फोर्स को रिजॉल्व नहीं किया, मैंने अपने डिस्टेंस को रिजॉल्व कर दिया। तो अगर मैं इसको भी सॉल्व करूंगा, इसका भी टर्निंग इफेक्ट निकालूंगा, तो दिस वुड बी एफ इंटू डी साइन थीटा। अल्टीमेटली बात यही हो गई। तो कुल मिला के बात ये कि जो हमारे पास सिचुएशन है उसमें चाहे मैं फोर्स को रिजॉल्व करूं चाहे मैं डिस्टेंस को रिजॉल्व करूं, आई एम स्टिल गेटिंग एफ डी साइन थीटा। अगर एंगल 90 डिग्री पर है तो कॉस कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप एफ इंटू डी से निकाल लेंगे, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप का एंगल मौजूद है तो वो आप ये काम करेंगे। अब बहुत ध्यान से एक बात ये देखिएगा, मैंने कहा कि ओवरऑल इन जनरल मैं ये लिख सकता हूं कि मोमेंट आपके पास एफ डी साइन थीटा मिल सकता है, ठीक है। अब इस मोमेंट को थोड़ा सा, इस मोमेंट पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है, इस मोमेंट को समझिएगा। देखें मैंने एक शायद कहीं बात की होगी, रिक्वायर्ड टर्निंग इफेक्ट का टर्म मैंने कहीं यूज किया होगा, ठीक है, हाँ मैंने एक बात ये कही कि टर्निंग इफेक्ट कम हो जाएगा और फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। एक्चुअली टर्निंग इफेक्ट कम नहीं हुआ था, टर्निंग इफेक्ट उतना ही था।
हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ी है टू रीच दैट रिक्वायर्ड वैल्यू। सुने, जिस तरह किसी भी चीज को एक्सेलरेट करने के लिए, डिसेलरेट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, मूव करने के लिए वी रिक्वायर अ फोर्स, एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ फोर्स चाहिए कि जनाब इस रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ फोर्स पर दिस वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सर्टेन मास। इसी तरह रोटेशन रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक वैल्यू, जिसको आप टर्निंग इफेक्ट कह रहे हो, एक स्पेसिफिक एक मैग्नीट्यूड चाहिए मोमेंट का, उसको फोर्स नहीं चाहिए। ठीक है ना, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, उसको फोर्स नहीं चाहिए घूमने के लिए, उसको टर्निंग इफेक्ट चाहिए। अब आप चाहें तो वो जो रिक्वायर्ड टर्निंग इफेक्ट है वो कम फोर्स से भी अचीव कर सकते हैं, आप चाहें तो उस रिक्वायर्ड टर्निंग इफेक्ट को ज्यादा फोर्स से भी अचीव कर सकते हैं। क्या फैक्टर्स हैं देखें, फैक्टर्स आपके पास ये हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू टू अचीव इन न्यूटन मीटर्स। आपके पास एफ डी साइन थीटा, ये तीन चीजें जिससे आप इस चीज को मैनेज कर रहे हो। सबसे पहला काम तो आपने ये किया कि आपने थीटा रख दिया 90। अगर आप थीटा 90 डिग्री रख देते हैं तो अब आपने अपने एफ मोमेंट को सिर्फ इन दो क्वांटिटीज के बलबूते छोड़ दिया। ठीक है ना, अगर मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए तो व्हाट इफ आई इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, तो मेरे पास रिक्वायर्ड फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रीजन ये है कि ये जो रिक्वायर्ड मोमेंटम है, मोमेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। किसी भी चीज को घुमाने के लिए, किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड टर्निंग इफेक्ट है वो कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हमारे घर में कोई जैम का जार वगैरह आता है, कोई अचार का जार, कोई भी इस टाइप की चीज आती है, जब बिल्कुल ही फ्रेश पहली दफा आई, अब वो खुल नहीं रही होती है। ठीक है जी, अब वो बहुत सारे लोग लगे पड़े हुए हैं, खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं खुल रही। उसके बाद क्या होता है कि एक तजवीज दी जाती है, किसी भी घर के एक किसी भी तगड़े से इंसान को पकड़ा जाता है, वो बोलते हैं जनाब आप ट्राई करें। वो जनाब खोलते हैं और वो जैसे ही खुल जाता है फिर वो चौड़े में घूम रहे होते हैं घर के अंदर के, भाई देखो क्या काम कर दिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथ में ये टूथपिक का ही डब्बा था तो मैं इसके हिसाब से जो है ना वो खोल रहा हूँ। देखो अगर लेट्स से कि मैं इसको ओपन कर रहा हूँ जस्ट लाइक दिस, तो इफ यू एनालाइज द हैंड मूवमेंट, ठीक है, तो पिवट तो ये सेंटर पॉइंट हो गया जिससे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। व्हाट इज द पॉइंट जहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, वो ये रिस्ट पॉइंट है। तो डिस्टेंस हो गया इतना सा, और मैं यहां से इसको फोर्स लगा रहा था। तो जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टर्निंग इफेक्ट है फिलहाल इस केस के अंदर तो पूरी हो रही है। लेट्स से कि ये जैम जा रही है, ये नहीं खुल रहा था। अब आप जिस शख्स के हाथ में देंगे ना वो उसको ऐसे करके पकड़ता है बिल्डरों की तरह और यूं करके खोल देता है, अब वो खुल जाता है। आप इमेजिन करें थोड़ा सा, उसने जब ऐसे पकड़ा था, उसने अपनी इस रिस्ट को स्टिफ कर दिया था और जितनी भी फोर्स लगाई थी वो यहाँ एल्बो के ऊपर लगा रहा था। पिवट आपका वही था, द डिस्टेंस जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे थे वो इंक्रीज हो गया, तो अब वही टर्निंग इफेक्ट लेसर फोर्स से खुल गया था आपके पास। तो ऐसा नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट उस कैप को खोलने के लिए आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही थी, आपको टर्निंग इफेक्ट ज्यादा चाहिए था। आप फोर्स बढ़ा देते हो, टर्निंग इफेक्ट रिड्यूस हो जाता आपके पास। आई बात समझ में? तो अब इसी तरह डिफरेंट एक्सपैनर्स होते हैं हमारे घर पे, वो टूल्स वगैरह जो हम यूज करते हैं, different size of spanners are used to open or close different sizes of bolts। अब जितना बड़ा बोल्ट साइज होगा उसकी लेंथ भी उतनी ज्यादा होती है। क्यों भाई, जितना बड़ा बोल्ट साइज होगा उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगी, तो फोर्स कम से कम लगे इसलिए उसकी लेंथ बढ़ा दी जाती है। एक और एग्जांपल देखो, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कभी, ये जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक बसेस वगैरह, अब तो खैर इनके पास भी एक अच्छा गैजेट आ चुका है, वो ड्रिल मशीन की तरह होता है, वो उनके टायर्स को खोल देता है। लेकिन जिनके पास नहीं है, आपने देखा होगा वो पहले टायर में स्पैनर लगाते हैं, स्पैनर के आगे वो एक एक्सटेंशन रॉड लगाते हैं और उस एक्सटेंशन रॉड के ऊपर फोर्स लगाते हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, एक्सटेंशन रॉड क्यों लगा दी? एक्सटेंशन रॉड इसलिए लगा दी कि उस नट को रिक्वायर्ड था एक प्रॉपर मोमेंट घूमने के लिए। अब वो मोमेंट अचीव हुआ हो सकता था एफ इंटू डी से। आप डिस्टेंस कम करते आपको एफ बढ़ाना पड़ता, आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया, आपको रिक्वायर्ड फोर्स कम हो गई। आई बस समझ में? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर मैं एंगल को कम ज्यादा कर दूं ऑन दी टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट उतना ही चाहिए होगा, मुझे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो अगर एक क्वांटिटी को कम करो दूसरी क्वांटिटी आपने
ज्यादा करनी है। तो एक बात को समझना है आपने। हाँ, आप ये कह सकते हो कि आपकी तरफ से जो अप्लाइड टर्निंग इफेक्ट है वो कम हो चुका है, उसकी रिक्वायरमेंट अभी भी ज्यादा थी। तो एवरीथिंग दैट इज रोटेटेबल रिक्वायर्स अ टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। अब एक बहुत जबरदस्त की बात समझते हैं, एक जबरदस्त जबरदस्त टर्म समझते हैं कि जब हम टर्निंग इफेक्ट की बात करते हैं तो मोमेंट तो एक सिंपल वर्ड था जो हमने देख लिया। एक वर्ड और हमारे सुनने में आता है जिसे हम कहते हैं टॉर्क। अभी टॉर्क क्या चीज है वो वर्ड से समझिएगा। सब हेडिंग ले रहे हैं टॉर्क की। अच्छा, टॉर्क किस तरह निकाल रहे हैं हम? टॉर्क होता क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। देखें, टॉर्क इज रेफर्ड एज रिजल्टेंट मोमेंट्स, तो रिजल्टेंट मोमेंट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वो रिजल्टेंट आप किस तरह निकालते हो? रिजल्टेंट आप निकालते हो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है, जो कि रोटेटेबल ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर दो डायरेक्शन में टॉर्क मोमेंट्स लग सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों लग सकते हैं और बैक वक्त लगते भी हैं। अब इमेजिन करें, मैं इसको घुमाने के लिए इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं जो कि इस वक्त मेरी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज है। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक फ्रिक्शन फोर्स होगी, ये जो मैं रोटेट कर रहा हूँ इसके और जो अंदर वाला सरफेस है उसके दरमियान? अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्लॉकवाइज एक्ट कर रही होगी। तो एक टर्निंग इफेक्ट तो मेरी तरफ से हो गया, एक टर्निंग इफेक्ट इसकी तरफ से भी हो रहा होगा, राइट? तो मैं जो घुमा रहा हूँ वो एक्चुअली इसको रिजल्टेंट टर्निंग इफेक्ट की तरफ से, रिजल्टेंट मोमेंट की वजह से घुमा रहा हूँ। तो एक्चुअली द रिजल्टेंट मोमेंट इज रेफर्ड एज टॉर्क। जिस तरह आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट या डिसेलरेट करता है ड्यू टू अ फोर्स, इसी तरह रोटेटेबल ऑब्जेक्ट रोटेट करता है ड्यू टू अ रिजल्टेंट टर्निंग इफेक्ट, जिसको आप टॉर्क का नाम देते हो। ठीक है, तो टॉर्क आप निकालते किस तरह हो? टॉर्क इज अ सिंपल मेथड। आप उसको रिजल्टेंट इस तरह निकालो, रिजल्टेंट किस तरह निकालोगे? यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड तो है नहीं, यहाँ पे इट्स ईदर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट एंड इक्वली गुड क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। मतलब इट्स अप टू अस। जैसे हमने डायरेक्शंस में अप डाउन प्लस माइनस में हम लोगों ने कन्वेंशंस बना लिए थे ना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कह रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, नेगेटिव अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। यहाँ पर हमारी अपनी मर्जी है। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। मेरी एक आदत हमेशा से रही कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, लेकिन एज पर द सिचुएशन आपको खुद भी समझ में आ जाएगा जनाब पॉजिटिव और नेगेटिव किसको लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं व्हाट डज इट मीन्स किस तरह निकाल रहे हैं वो बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। चलें बेसिक सी एग्जांपल इसी डायग्राम को दोबारा देखते हैं। चलो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि दिस वाज एन ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक तो मैंने ये फोर्स बनाई ही हुई थी, ठीक है, और एक दूसरी फोर्स मैं यहाँ बना देता हूँ। अम, ये लग रही फोर्स, ठीक है। अच्छा, इस फोर्स को मैंने नाम दिया F1 का, इस फोर्स को मैंने नाम दिया F2 का, ठीक है। अब इन दोनों फोर्सेस का एक रिस्पेक्टिव डिस्टेंस मेजर किया जाएगा फ्रॉम दी वन कॉमन पिवट। पिवट एक ही होना चाहिए, ठीक है ना? तो जितने भी टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग इफेक्ट्स हम निकालेंगे उसमें हमारा पिवट सेम होगा।
अभी ये बात थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी, सर पिवट तो एक ही होगा, लेकिन आगे सिचुएशन देखेंगे जहाँ पे मल्टीपल पिवट्स के ऑप्शन हमें नजर आ रहे होंगे कि हाँ भाई ये है तो ये भी पिवट हो सकता है। ठीक है। तो लेट्स से कि दिस वाज फोर्स F1 एक्टिंग एट अ डिस्टेंस D1, और दिस वाज फोर्स F2 एक्टिंग एट अ डिस्टेंस से D2। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने कहा ये D1 था, ये मैंने कहा D2 था। अब इसमें मुझे ये देखना है कि इसमें से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा। तो इंडिविजुअली अगर मैं दोनों की टर्निंग इफेक्ट को एनालाइज करूं, कि अगर ऑल अलोन F1 मेरे पास एक्ट कर रहा होता तो F1 इसको इस सिंथ मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा होता, और F2 मेरे इसको इस सिंथ यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाता। ऐसा है। ठीक है। नाउ टोटली अप टू अस, फॉर एग्जांपल मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया तो मैं क्या करूंगा, मैं मैंने कहा जो टॉर्क है मेरे पास, वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो इंडिविजुअली किसे निकाल लूं, मैंने कहा F2 × D2, ये एक मोमेंट हुआ, माइनस F1 × D1, ये दूसरा हुआ। ठीक है। नाउ इससे जो रिजल्टेंट मेरे पास जो भी वैल्यू आ रही है, इट्स इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। वो मेरे पास टॉर्क है। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव रखा था, मेरे पास रिजल्टेंट आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, तो मतलब रिजल्टेंट डायरेक्शन पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज थी। लेट से मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव रखा था, लेकिन जो मेरे पास रिजल्टेंट टॉर्क आ रहा है वो नेगेटिव में था, तो इसका मतलब ये है कि द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। आई होप यहां तक की सारी बातें आसान होंगी और समझ में आ गई होंगी। ना, द क्वेश्चन इज द क्वेश्चन इज कि व्हाट इफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों बराबर हो जाए। एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट टॉर्क हो जाएगा जीरो। रिजल्टेंट टॉर्क जीरो होने का मतलब ये कि अब ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा। ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रोटेट नहीं कर रहा अबाउट दैट फिक्स पॉइंट। इसको हम बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है कि इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर इक्वल द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इस चीज को कहा गया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का नाम दिया गया था। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में ऐसा समझिएगा। आई होप मैं स्पीड में नहीं जा रहा हूँ, टॉपिक थोड़ा सा आसान है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लो होने की कोई वजह नजर नहीं आती है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट किस चीज को स्पेसिफाई कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट रोटेशनल इक्विलिब्रियम को स्पेसिफाई कर रहा है। अच्छा, जब भी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की बात आती है ना, तो जज्बात में बह के बच्चे फौरन से कहते हैं, जब भी पूछा जाए कि जनाब व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो बचपन की यादें ताजा करते हैं और बच्चे एकदम जज्बात में बह के बोलते हैं सर क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। बात खत्म हो गई, गलत हो गई। भाई क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमेशा नहीं होती। ठीक है ना। पॉइंट इज प्रिंसिपल की स्पेसिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की स्पेसिफिकेशन की अगर ऐसा होता है, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि लाजमी तौर पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बराबर है, अगर ऐसा हो रहा है इन दैट केस ओनली आपके पास दी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो पहले इसकी स्टेटमेंट लिख दो, पूछता है एग्जामिनर तो हम तरीके से पहले इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हमने लिखा कि इफ, इस इफ की बहुत अहमियत है इस जुमले के अंदर। इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट
सम का वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि हो सकता है कि किसी एक सिचुएशन में किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा क्लॉकवाइज या एक से ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स लग रहे हो, और वो देखेंगे भी। इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट about a point is equal to sum of anti-clockwise moment about the same point। ये बात बहुत अहम है भाई साहब। इतनी कॉमन सी बात लगती है कि सर एक ही तो बात लगती है, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं तो बाद बच्चों को देखा भाई, एक यहाँ से एक पेपर से निकाल लिया, एक दूसरे पेपर से निकाल लिया भाई, ठीक है। अबाउट द सेम पॉइंट, द ऑब्जेक्ट remains in rotational equilibrium। ठीक है, पूरा पूरा इक्विलिब्रियम नहीं बोल देना है, सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलना है। रीजन ये है कि अभी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इक्विलिब्रियम के ऊपर बात करेंगे, और वहां पे वाजे तौर पे समझ में आएगा कि इक्विलिब्रियम अगर मैं बोल दूं तो इसका कभी भी ये मतलब नहीं होगा कि वो सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है, आपने इफ का जिक्र करना है कि अगर ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट आर इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द सेम पॉइंट, ठीक है, तब जाकर के ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, मैं एक और बात यहाँ पे कह सकता हूँ, इसको एक और अंदाज से लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं नेट टॉर्क अबाउट द सेम पॉइंट या नेट टॉर्क अबाउट अ पॉइंट इज जीरो। इफ द नेट टॉर्क अबाउट द सेम पॉइंट इज जीरो द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इसका एक छोटा सा वर्जन इसी स्टेटमेंट का, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इफ द नेट टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट के अक्रॉस, इज जीरो। नेट टॉर्क जीरो मतलब एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज जीरो है, बराबर थे तभी जीरो हुए थे। ठीक है, द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चले। अब इस बात का मतलब क्या था, इसको हम मैथमेटिकली किस तरह देख रहे होते। मैंने कहा था कि हम, लेट्स से मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दिस वाज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसका पिवट एक यहाँ सेंटर में लगा हुआ है आपके पास। दिस इज द मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड वे कि एक सिंगल बार बनाया, उस पे पिवट सेंटर में बना दिया। लेकिन अनलाइक ऑल ऑफ अस, हम यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल हमारे पास केसेस बनेंगे। तो फोर्सेस बना देते हैं रैंडम सी, मैंने कहा ये एक फोर्स हो गई जनाब, ये एक दूसरी फोर्स हो गई आपके पास। ठीक है, एक फोर्स मैंने यहाँ बनाई, एक फोर्स मैंने थोड़ा सा दूर ऐसे यहाँ बना दी। ठीक है, अच्छा, अब इन फोर्सेस को नाम दे। मैंने कहा दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3 एंड दिस इज F4। ठीक है, इनकी रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, इनका रिस्पेक्टिव डिस्टेंस आपके पास क्या बनेगा। मैंने कहा लेट्स से आपके पास डिस्टेंस
ठीक है, चलिए जी। तो मैंने कहा ये आपके पास रिस्पेक्टिव डिस्टेंस क्या बन रहे हैं, इसको मैंने कहा D1, इसको मैंने कहा D2, दिस इज D3 एंड दिस वन इज D4। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से मुझे चेक करना है, मैंने कहा अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो मुझे ये रियलाइज करना होगा तो इसमें से क्लॉकवाइज कौन कौन सा है, इसमें से एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन सा है। इसके लिए हमेशा याद रखना हर फोर्स को इंडिविजुअली देखना, ठीक है ना। इंडिविजुअल डायरेक्शंस आपके पास क्या बन रही है, अगर आप F1 को देखोगे तो F1 will force this object to rotate in this direction, जो कि आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये भी इधर घुमाएगा, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो गए। ये इसको इधर घुमा रहा है, ये आपके पास क्लॉकवाइज हो गया। ये इसको इधर घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया। अगर तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इनके मोमेंट्स के सम बराबर होंगे। मोमेंट्स के सम बराबर किस तरह हो रहे हैं, इंडिविजुअली निकालेंगे, फोर्सेस को कभी ऐड नहीं करना। याद रहे हम फोर्सेस कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम फोर्सेस को बैलेंस नहीं कर रहे, ना हम डिस्टेंस को बैलेंस कर रहे हैं, हम टर्निंग इफेक्ट्स को बैलेंस कर रहे हैं, तो हम टर्निंग इफेक्ट्स में ही डील करेंगे। तो वो होगा आपके पास F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2। ये हो गया सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। इफ दिस इज इक्वल्स टू F3 इंटू D3। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो मतलब बैलेंस हो सकता है कि एक तरफ दो फोर्सेस एक तरफ एक ही हो, तो एक ही टर्निंग इफेक्ट बन रहा हो आपके पास एक तरफ, और वही इनफ हो बैलेंस आउट करने के लिए। तो ये हो गया आपके पास D4। ठीक है, सो इफ दिस इज द सिचुएशन देन द ऑब्जेक्ट देन द सिस्टम आपके पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो ये मैंने कहा दिस इज नेट टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंड इसको मैंने कहा नेट टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सही है, तो ये हमारे पास समझने के कुछ वो बेसिक सी बातें थी, जिसमें से एक आध बस एंगल वाली बात, शायद एक नया फैक्टर था एएस के हवाले से, टॉर्क का टर्म शायद एक नया फैक्टर था एएस के हवाले से। तकरीबन बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो ओ लेवल्स में हम देखे थे, हमने देखे थे। इस वाले लेक्चर में हम यहाँ तक कहानी रख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी को रिव्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन से। उसके बाद फिर हम इक्विलिब्रियम, मैंने कहा था इसको सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, पहले हम एक जनरल से दो तीन क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इक्विलिब्रियम को समझना है, हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा बहुत डिस्कस करना है, और एक बहुत मजेदार सी चीज होती है जो उसके अंदर होती है, कपल टॉर्क ऑफ अ कपल, हमने उसको समझना है। तो वहां पे हमारे पास ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स वाला टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। तो वील बी कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर।